वेलकम टू वर्कवेज कनाडा। माय नेम इज़ जसकीरत एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ डिड आई बीट द S&P 500, हाउ डिड आई बीट द मार्केट, वो भी सिर्फ ETF इन्वेस्टिंग के साथ इन 2025। हाउ डिड आई अचीव 18% ग्रोथ इन माई पोर्टफोलियो, इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि मैं कोई एक्टिव इन्वेस्टर नहीं हूँ। इट्स ऑल पैसिव इन्वेस्टिंग एंड वो भी सिर्फ ETFs में। मैंने किसी स्टॉक्स में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट नहीं किया है, बट स्टिल दो चीज़ों की वजह से आई वॉज एबल टू बीट दी S&P 500 एंड आई एम नॉट हेयर टू मेक दैट ऑल क्लेम्स कि ये हर साल होगा, अगले साल भी होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। इस साल अपॉर्चुनिटी थी तो आई वॉज एबल टू डू इट एंड आई एम जस्ट शेयरिंग द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव यूज्ड, द पोर्टफोलियो दैट आई हैव एंड द ETFs दैट आई हैव बॉट एंड व्हेन आई बॉट इट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो ब्रेकडाउन से। एंड माई बिगेस्ट होल्डिंग विच इटसेल्फ इज़ VFV, जो कि एक ETF है जो कि S&P 500 को ट्रैक करता है। अब अगर आपको ETF नहीं पता क्या होता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी विद ETF। इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग एंड उसके बारे में अगर आपको और जानना है तो वी हैव मल्टीपल वीडियोज़ ऑन द चैनल, सो यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज़। पूरी प्लेलिस्ट हमने इस चीज़ पर बना रखी है कि ETFs क्या होते हैं, उसमें इन्वेस्टिंग शुरू कैसे करते हैं एंड किस किस तरह के ETFs होते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू VFV। VFV एक ऐसा ETF है जो कि S&P 500 को ही ट्रैक करता है, बट इन कैनेडियन डॉलर्स। अब S&P 500 जो है वो US की टॉप 500 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है, यानी कि अगर आपने उसमें $100 लगाए तो आप US की जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं मार्केट कैप के हिसाब से उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, राइट। तो ये करने का तरीका होता है या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू या ETF के थ्रू। ETF बहुत लो कॉस्ट होते हैं, तो यूजली दैट इज़ माई प्रेफरेंस, दैट इज़ व्हाट आई प्रेफर टू एवरीबडी अराउंड मी। अब अगर VFV के आप रिटर्न्स देखोगे लास्ट ईयर के 2025 के, तो दे वर समवेयर अराउंड 12 to 13% डिविडेंड्स वगैरह मिला के, बट आई हैड ओनली इन्वेस्टेड 50% ऑफ माई पोर्टफोलियो इनटू VFV। एक बहुत अच्छी होल्डिंग है एंड उसमें सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। तो वॉलेटाइल भी है, तो अगर आप किसी शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, अगर आपको अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है या घर के डाउन पेमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जिसके लिए पैसे आपको जल्दी से जल्दी निकालने में पड़ सकें, तो देन VFV इज़ नॉट फॉर यू बिकॉज इट्स अ वॉलेटाइल ETF। उसके लिए फिर और कुछ आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। GICs हैं, बॉन्ड्स हैं, देन देयर अदर थिंग्स दैट यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इनटू, बट नॉट VFV। तो मैंने क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, तो इसलिए 50% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट वॉज इनटू VFV एंड द ब्यूटी इज़ द अदर 50% इज़ वेयर आई ड्रोव मोर गेन्स एंड उसी वजह से मैं इस टोटल गेन को बीट कर पाया। अब ये तो बात हो गई 50% की। तो जो दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू बीट द मार्केट वर डाइवर्सिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज़ टाइमिंग। टाइमिंग के बारे में मैं आपको तीसरे ETF के बारे में जब बात करेंगे तब समझाऊंगा, बट अभी पहले और दूसरे के बारे में समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन से। अब मैं कनाडा में रहता हूँ, सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन टू कैनेडियन मार्केट। तो इसलिए जो बचा हुआ मेरा 50% पोर्टफोलियो था, उसमें से आधा आई हैड इन्वेस्टेड इन टू VDY। नाउ VDY इज़ मेजरली अ डिविडेंड ETF। वो ग्रोथ को चेज़ नहीं करता, बट क्योंकि VDY टॉप कैनेडियन फाइनेंशियल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है एंड इस बारी जो बिग 6 बैंक्स हैं उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी खासी हुई है, दैट्स वाई VDY ने ऑलमोस्ट 30% तक ग्रो किया है इंक्लूडिंग डिविडेंड्स। तो अगर आपने $100 डाले VDY में, तो वो लगभग $130 बन गए होंगे बाय एंड ऑफ 2025। सो नाउ दिस वॉज माई सेकेंड ETF दैट आई इन्वेस्टेड इन टू। फर्स्ट 50% वॉज VFV, द सेकेंड 25% वॉज VDY। अब बात करते हैं थर्ड मेजर होल्डिंग के बारे में जो मेरे पास थी, दैट वाज QQC। जिनको नहीं पता, QQC बेसिकली ट्रैक्स नैस्डैक, यानी कि US की जो टॉप 100 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, जो कि आज की डेट में मोस्टली टेक कंपनीज ही हैं, उनको ट्रैक करता है। तो इस ETF का गेन अगर आप देखें ओवरऑल, तो वो रफली 18% 17% के आसपास था, बट इन माई केस इट वॉज 40%। आई एक्सप्लेन यू हाउ। अगर आपको याद हो, अप्रैल के टाइम पे ट्रंप साहब के कुछ टैरिफ्स आए थे जिसकी वजह से मार्केट करेक्शन में आ गई थी एंड स्पेसिफिकली नैस्डैक ऑलमोस्ट बेयर मार्केट में आ गया था। इट वेंट डाउन बाय 20%। जब 20% से ज़्यादा जाता है तो इट्स बेयर मार्केट, अगर 10% के आसपास गिरता है तो देन इट्स करेक्शन। जहाँ पर बाकी सारे इंडेक्सेस कुछ करेक्शन के पास गए, कुछ करेक्शन में चले गए, नैस्डैक एक ऐसा ETF था जो कि बिल्कुल क्रैश करा एंड इट वेंट इन टू बियर मार्केट एंड लग रहा था कि अभी इसके बाद पता नहीं वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो जो बहुत बारी कहा जाता है ना, बाय द डिप अगर आया है तो उसमें और इन्वेस्ट करो। तो उस टाइम पे मैंने अपने जो बाकी कुछ होल्डिंग्स थी उनमें से थोड़ा सा पैसा निकाला और जो मेरे पास कैश एक्स्ट्रा पड़ा था उसको उठा के मैंने QQC को बाय करा एंड फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम दैट लो इन अप्रैल टू December 2025 माई गेन वॉज 39%, विच इज़ अ लॉट। एंड इसी वजह से
दैट बिकेम ऑलमोस्ट अबाउट रफली 15% ऑफ माई होल्डिंग. तो 50% VFV, 25% VDY एंड 15% QQC. दीज आर माई मेजर होल्डिंग्स. एंड इसकी वजह से ही मेरा पोर्टफोलियो जो है वो पिछले साल 18% की ग्रोथ देके गया है. अगर यही मैंने सिर्फ VFV में इन्वेस्ट कर दिया होता, सारा का सारा S&P 500 में लगा दिया होता, तो माई ग्रोथ वुड हैव बीन 12-13%. बट आई डाइवर्सिफाइड इनटू कैनेडियन मार्केट, जिसकी वजह से जो कैनेडियन ग्रोथ थी उसको भी मैंने पकड़ा, उसको भी हार्नेस किया. एंड जहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी बाइंग की कि मैं एक बहुत अच्छे ETF को एक बहुत लो कॉस्ट पे खरीद सकता हूँ, वो मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की. एंड इट ड्रोव मी अबाउट 40% ऑफ द गेन्स. तो इसलिए जो दो फैक्टर्स हैं ना, डाइवर्सिफिकेशन एंड टाइमिंग, ये काम आते हैं. टाइमिंग स्पेशली तब काम आता है अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है. तो अगर इस पूरे साल में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती जहाँ पर इतना बड़ा डिप ना आया होता या मैं उसको बहुत लो प्राइस पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना खरीदता, तो मेरे गेंस कम होते डेफिनेटली. अब लेसन यहाँ पर ये है कि आप जैसे इन्वेस्टर को भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप एक तो अपना डॉलर कॉस्ट एवरेज करते जाएं, यानी कि जितना रेगुलरली आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके गेंस के. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. अभी मान लो मैं अप्रैल में इन्वेस्टिंग बंद कर देता कि नहीं भाई टैरिफ्स आ गए हैं, अब उसके पता नहीं उसके बाद अब कितना मार्केट गेन करेगी नहीं करेगी एंड ऑल दैट, एंड आई सेल ऑफ. एंड या फिर मैं होल्ड कर लेता हूँ, मैं उस टाइम पे नहीं करता. सेल ऑफ तो चलो दूर की बात है. तो उस टाइम पे नुकसान किसका? नुकसान मेरा है, क्योंकि जो चीज़ें अच्छी हैं, जो एसेट्स अच्छे हैं, वो मुझे कम प्राइस पे मिल रहे हैं. एंड जिसका प्राइस बढ़ा भी, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखो, कोविड आके निकल गया, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस आके निकल गए, बट एसेट्स के प्राइसेस बढ़ते हैं आफ्टर द रिकवर. जब मार्केट नीचे गिरना शुरू होती है, अगर आप उसमें तब इन्वेस्ट करेंगे तो गेंस जो हैं वो ज़्यादा होंगे. क्यों? क्योंकि आप सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी चीज़ खरीद रहे हैं, अच्छे क्वालिटी ETFs खरीद रहे हैं. तो इसलिए इन दो चीज़ों को बैलेंस करके अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप बहुत अच्छे गेंस बना सकते हैं. नाउ देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि 2026 में आपको ये अपॉर्चुनिटी दोबारा मिले. वाई? बिकॉज अगर आप US मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं जेरोम पेवल, उनका रिटायरमेंट ड्यू है मई 2025 में, जिसकी वजह से एक नए फेड चेयर आएंगे जो कि मार्केट उनको टेस्ट करेगी. एंड देयर इज़ अ चांस कि इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 यू कैन सी अ करेक्शन, यू कैन सी अ डिप ऑफ 10-20%. अगर आपके पास एक गुड अमाउंट ऑफ कैश है जो कि सेट असाइड है इस काम के लिए, तो वो उस टाइम पे काम आ सकता है. तो द गोल इज़ टू इन्वेस्ट रेगुलरली बट ऑल्सो कीप सम कैश असाइड, ताकि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई दिखती है मार्केट में तो आप उसको ग्रैब कर सकें. तो बात रह गई बचे हुए 20% का क्या हुआ. तो जो बचे हुए 20% है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड फंड पोर्टफोलियो. हालांकि मेरा तो वो भी ETFs में ही इन्वेस्टेड है. कुछ इमर्जिंग मार्केट्स के हैं, कुछ डेवलप्ड मार्केट्स के एक्सेप्ट US हैं, ताकि थोड़ी चीज़ें जो हैं बैलेंस हो जाएं, बहुत ज़्यादा ओवरलैप ना हो. मेरा ऑलरेडी ज़्यादा ओवरलैप है. इट्स हाईली टिल्टेड टुवर्ड्स टेक, बिकॉज S&P 500 की भी जो मेजर होल्डिंग्स हैं आज की डेट में टेक की हैं. नैस्डैक की जो होल्डिंग्स हैं वो भी आज की डेट में टेक की हैं. तो इट्स वेरी हेवली बायस टुवर्ड्स टेक. तो उसको थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए कुछ चीज़ें बाहर हैं. दो चीज़ें जो मेरे पास नहीं है पोर्टफोलियो में, विच इज़ गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि कमोडिटीज़ हैं. इट इज़ समथिंग दैट आई प्लान टू इन्वेस्ट इन टू फ्यूचर. बट अगेन आई वुड रिकमेंड, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं कनाडा में, तो ये 3 ETFs का जो पोर्टफोलियो है ये आपके लिए अच्छा रहेगा. स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए 50% आप VFE में लगा सकते हैं, अबाउट 25-30% इंटू कैनेडियन इकोनॉमी आप लगाएं, एंड देन 10-15% का एक्सपोजर नैस्डैक में. वाई 10-15%? इट इज़ वेरी वॉलेटाइल, बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाता है. आई थिंक 2000 का जब .com क्रैश आया था, इट वेंट डाउन बाय 80%. तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है. तो उसमें थोड़ा सा अगर आपका एक्सपोजर कम हो तो अच्छा है. एंड देन द नेक्स्ट 20%, द रिमेनिंग जो 15-20% आपका बच जाएगा, दैट इज़ योर फंड पोर्टफोलियो. उसमें फिर आप अपनी सारी चुल पूरी कर सकते हो. डे ट्रेडिंग करके देखनी है देख लो, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है उसमें करके देख लो. बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू विल रियलाइज़ कि यार इसका कोई फ़ायदा है नहीं. मतलब इतनी सरदर्दी पालो, एंड कब खरीदना है, कब बेचना है, कब उसका एंट्री है, कब एग्जिट है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, 50 चीज़ें हैं जो आप करके देखना चाहते हैं वो कर लीजिए. अल्टीमेटली आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल रियलाइज़ दैट हैविंग अ पैसिव पोर्टफोलियो इज़ बेटर, क्योंकि उसमें सिरदर्दी कम है. जस्ट अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं, जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, देन यू कैन फाइंड द अपॉर्चुनिटीज़. लाइक आई वॉज नॉट वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग डेली. आई वॉज जस्ट इन्वेस्टिंग रेगुलरली. जैसी मेरी इनकम आती थी उसका एक पार्ट यूज टू गो इन टू ब्रोकरेज अकाउंट दैट यूज टू गेट इन्वेस्टेड इन सर्टेन रेशियो. बट जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी एंड मेरे पास थोड़ा सा कैश एक्स्ट्रा था, आई यूज़ दैट. तो डाइवर्सिफिकेशन एंड टाइमिंग ओनली व्हेन ऐसा कुछ ग्लोबल क्राइसिस हो रहा हो. तो ऐसा नहीं है कि आप हर दिन बैठ के उसको टाइम कर रहे हैं कि नहीं आज नहीं मैं कल डालूंगा, कल नहीं मैं परसों डालूंगा. जैसे कि बहुत सारे लोगों का भी मानना है कि भाई अभी इट्स नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट,
क्योंकि 2026 की शुरुआत में ही मार्केट इज़ वेरी हाई, एवरीथिंग इज़ ऑल टाइम हाई, गोल्ड इज़ ऑल टाइम हाई, सिल्वर इज़ ऑल टाइम हाई, स्टॉक मार्केट इज़ ऑल टाइम हाई, सारे इंडेक्सेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें रुक जाना चाहिए, जब डिप आएगा तब हम कर लेंगे। बट प्रॉब्लम इज़ यू डोंट नो कि डिप आएगा कि नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अगर आप यूएस की देखें तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करके एक चीज़ होती है, वो बंद हो चुकी है, अब क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू होगी। लेमैन टर्म्स में यूएस अब धड़ल्ले से पैसे छापना शुरू करेगा, जिसकी वजह से जो करंट डॉलर्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब अगर वो कम होगी तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन होगी, आपकी जो ग्रोसरी प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे, जो आपके स्टॉक प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे, हर एसेट क्लास जो कि वैल्यूएबल है उसके प्राइस बढ़ेंगे। सो देर इज़ अ हाई चांस दैट यू माइट सी कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट वो एक्चुअली प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, वो डॉलर की एक्चुअल वैल्यू से एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी अगर बहुत सारे पैसे छपने शुरू होते हैं तो। एंड वी हैव सीन दैट हैपनिंग बिफोर इन 2020, जब इकॉनमी को स्टिमुलस दिया गया। एंड दैट्स एक्चुअली द जॉब ऑफ द फेडरल रिजर्व, कि इकॉनमी को बिल्कुल क्रैश भी नहीं होने देना है एंड इन्फ्लेशन को इतना ज़्यादा भी नहीं होने देना है कि वो आम लोग चीज़ों को अफोर्ड ना कर पाएँ। सो अब इतनी सारी स्पेकुलेशन है, ये तो मैंने आपको अभी फॉर के आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं ना कि क्यों मार्केट ऊपर जा सकती है, ऐसे बहुत सारे अगेंस्ट के भी आपको आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे कि मार्केट नीचे भी जा सकती है। सो इफ़ एनीबडी सेज कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही होगा, देन दे ईदर डोंट नो और दे मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू टू सेल यू समथिंग, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि नो बडी नोज़ कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नहीं। सो द बेस्ट वे इज़ टू इन्वेस्ट रेगुलरली। अगर नीचे जा रही है तब भी इन्वेस्ट करते जाओ, अल्टीमेटली जब कभी ऊपर आएगी 1 साल 2 साल 3 साल बाद, तो यू विल सी कि जितना आपने डाउन जाते हुए इन्वेस्ट करा है ना, वही सबसे ज़्यादा आपको गेन्स बना के दे रहे हैं। तो सो पेशेंस इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन कीप, एंड रेगुलर इन्वेस्टिंग हेल्प्स इन डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। एंड आई होप कि आपका 2026 का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। स्टे वाइज, until the next time.